नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे थे एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय से पूछे गए प्रश्न पत्र के। तो हम लोगों ने एचपीएससी 2019 के अंतर्गत पूछे गए कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न से आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको बताते चलें कि इसके पहले एचपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, इन सभी जो कमीशंस हैं इनके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल विषय से उन सभी को अपलोड किया जा चुका है। साथ में डिफरेंट स्टेट्स की जो पीजीटी एग्जाम्स हुए हैं उनके भी पेपर्स अपलोड हैं, ज्योग्राफी स्पेशल। तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विभिन्न सम्मक श्रेणियों के मध्य तुलना हेतु प्रयुक्त प्रकीर्णन का माप है। द डिस्पर्शन टेक्निक एप्रोप्रिएट फॉर कंपैरिजन ऑफ वेरियस सीरीज इज। ऑप्शन दिए हुए हैं माध्य विचलन, मीन डिविएशन, प्रसरण, वेरियंस, प्रसरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस और परास मतलब रेंज। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है क्या है, प्रसरण गुणांक। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न श्रेणी के लिए बहुलक का मान क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड फॉर फॉलोइंग सीरीज। तो मोड निकालने के लिए दो आपको देखना होता है कि आपका डेटा जो है वो क्लासिफाइड है या अनक्लासिफाइड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि x की जो वैल्यू दी हुई है वो क्लासिफाइड डेटा है, 1 से लेकर 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ, और साथ में y में उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो दी हुई है। ठीक है, आपने देख लिया। तो इसके लिए आपसे पूछा गया है कि इसमें जो मोड है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 7.28, 26.87, 36.73 और 62.87। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा 7.28। कैसे होगा, तो आपको इसको क्या करना है कि इस फार्मूले पे जाना है। मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यहाँ पे जो आपकी L है वो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है। ठीक है, दूसरा आपका h जो है वो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है। ठीक है, f1 जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, f0 फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग फॉर द मॉडल क्लास है, और f2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले वैल्यू रखिएगा और रिजल्ट आप पर देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ उपग्रहों के बारे में दिया हुआ तथा दूसरी तरफ किस देश से वो संबद्ध है उनके बारे में दिया हुआ है। तो जो एस्टर उपग्रह है वो आपको देखना है कि किस देश का है। तो एस्टर आपका किस देश से है, वो आपका जापान का है। इसी तरह से जो आइकोनॉस है, ये आइकोनॉस क्या है, एक सेंसर है, किसका है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसी तरह से कार्टोसैट आप जानते ही होंगे किसका है, भारत का है। और उसके अलावा जो अल्माज है वो आपका रूस का है। तो आप आसानी से इसको मिला दीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानिक सूचना प्रणाली का भाग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्निक। ऑप्शन दिए हुए हैं जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग एंड एसपीएसएस। तो जो स्पेशियल या जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन है उसमें जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग आता है, ना कि एसपीएसएस। तो एसपीएसएस इसका पार्ट नहीं है, इसको आप बाहर कर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपको सही सुमेलित करना तथा उत्तर का चयन करना है। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक तरफ आपके जो है लिस्ट दी हुई जिसमें आपको वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ आपकी जो दूसरी लिस्ट दी हुई उससे आपको ऐड करना है। तो आपका जो मानचित्र है मतलब मैप्स हैं वो किससे ऐड होंगे, तो मानचित्र आपका जो है वो क्या है, डिजिटाइजिंग, ठीक है, उससे जुड़ा होगा। उसके बाद उपग्रह जो आंकड़े हैं आपके वो आपके क्या है, स्कैनिंग से जुड़े हैं। उसके अलावा जो सारणी आंकड़े हैं वो आपके जुड़े हुए हैं डेटा ट्रांसफर से। वह जो विचार हैं वो आपके जो है की कोडिंग से जुड़े हुए हैं। आप आसानी से मिला दीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को अभिकथन तथा दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। अपने उत्तर का चयन कीजिए तथा सही कोड से जो है उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है,
अब आपसे पूछा गया है कि गिवन द बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion and the other labeled as region. Select your answer from the code given below. अब आपका जो कथन दिया हुआ वो है कि महासागरों के पूर्वी भाग उसकी पश्चिमी सीमाओं की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। The eastern sides of oceans are always warmer than the western margin. अब आप सोचिए कि ये कथन आपका सही है कि गलत है। दूसरा आप देखिए, आपसे पूछा गया है कि एल नीनो की गर्म जलधारा अंध महासागर के पूर्वी भाग में बहती है। द एल नीनो वार्म करंट फ्लोज इन ईस्टर्न साइड ऑफ अटलांटिक ओशियन। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु और आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी आपका दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा आपका है कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और जो चौथा ऑप्शन है आपका कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है। आपके ऑप्शन दिए हुए कि ए सत्य है, असत्य है और परंतु आर सत्य है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आप सोचिए कि इसका क्या आंसर सही होगा, कि आपसे दिया हुआ है क्या कि महासागरों के पूर्वी भाग उसकी पश्चिमी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। तो ये आपका सही कथन है? नहीं, आपका क्या है? गलत है। इसी तरह से आपका एल नीनो की गर्म जलधारा अंध महासागर के पूर्वी भाग में बहती है, तो ये भी आपका गलत ही है। तो अब आप इन दोनों को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप बताइएगा कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण अंध महासागर में स्थित महासागरीय कटक है। द ओशियानिक रिज लोकेटेड इन सदर्न अटलांटिक ओशियन इज। ऑप्शन दिए हुए हैं टेलीग्राफिक पठार, वाल्विस कटक, विल थॉम्सन कटक, डॉल्फिन कटक। तो सदर्न जो अटलांटिक ओशन में जो आपका है कटक, वो आपका है वाल्विस कटक। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि पृथ्वी की परिक्रमण गति को 2 गुना तथा चंद्रमा की परिभ्रमण गति को घटाकर आधा कर दिया जाए तो किसी स्थान पर दैनिक ज्वार कितने समय बाद आएगा? इफ द अर्थ revolution speed is doubled and moon's rotation speed is decreased by half, then the diurnal tide at a place will occur after. ऑप्शन दिए हुए हैं 24 घंटे 52 मिनट, 24 आवर्स एंड 52 मिनट्स, 25 आवर्स एंड 44 मिनट्स। तीसरा है आपका 24 आवर्स एंड 26 मिनट। चौथा है 24 आवर्स एंड 30 मिनट। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए नंबर 24 आवर्स एंड 52 मिनट्स। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विलियम वेवेल के अनुसार गौड़ तरंगें दिशा में आगे बढ़ती हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम वेवेल द सेकेंडरी वेव्स प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। तीसरा है साउथ टू नॉर्थ मतलब कि दक्षिण से उत्तर, और चौथा है पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दक्षिण से उत्तर। अगला प्रश्न फिर कथन और कारण वाला है। उसमें आपसे पूछा गया है, कथन दिया हुआ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां मुख्यतः प्रमुखता रूप से महासागरों के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। The coral reefs are primarily found in the eastern parts of oceans in the tropical region. दूसरा कारण दिया हुआ है कि प्रवालों की वृद्धि हेतु 18 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान अनुकूल होता है। The temperature range between 18 degree to 30 degree centigrade is favorable for the growth of corals. अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है? तो आपका जो सही है वो है आपका कि पहला कथन जो है वो आपका सही नहीं है और दूसरा कथन आपका जो है सत्य है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार गांव का औसत आकार क्षेत्र है। एज पर सेंसस 2011 द एवरेज साइज ऑफ विलेजेस इन इंडिया इज।
ऑप्शन दिए हुए 3.5 स्क्वायर किलोमीटर, 4.2 स्क्वायर किलोमीटर, 5.13 स्क्वायर किलोमीटर, 6.73 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 5.13 स्क्वायर किलोमीटर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सन 1981 के बाद भारतीय जनगणना में श्रमिकों से संबंधित आंकड़ों के मुख्य 4 वर्गों में से निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया? Among the following, which one is not included in the four-fold workforce classification of Indian census after the year 1981? ऑप्शन दिए हुए हैं काश्तकार मतलब कल्टीवेटर्स, दूसरा है निर्माण क्षेत्र मतलब कंस्ट्रक्शन, तीसरा है खेतिहर मजदूर एग्रीकल्चरल लेबर, चौथा है पारिवारिक उद्योग के श्रमिक वर्कर्स इंगेज्ड इन हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका निर्माण क्षेत्र। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में तिलहन उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है? विच स्टेट्स आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया? ऑप्शन दिए हुए हैं हरियाणा और गुजरात, राजस्थान आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है राजस्थान मध्य प्रदेश। 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेपों के लिए जाना जाता है? Which of the following area is known for the very high grade iron ore deposits in India? ऑप्शन दिए हुए हैं बैलाडीला छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र, सलेम तमिलनाडु और सीकर राजस्थान। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बैलाडीला छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग बस्तर मंडल में आता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन के संभावित क्षेत्र कौन से हैं? Which are the potential areas for the generation of geothermal energy in India? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पूगा वैली जम्मू कश्मीर, जोधपुर का मरुस्थल मतलब डेजर्ट ऑफ जोधपुर राजस्थान, मणिकर्ण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, बंगाल की खाड़ी के द्वीप आइसलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि कौन सा सही है? 1 3 4 सही है, 1 4 सही है, 2 3 सही है या 1 3 सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 1 और 3 सही है, मतलब पूगा वैली आपकी जम्मू कश्मीर में और मणिकर्ण एरिया हिमाचल प्रदेश, जो कि जियोथर्मल एनर्जी के जनरेशन के लिए पोटेंशियल क्षेत्र हैं भारत में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित प्लेटों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? What is the correct north to south sequence of the following plates? आपकी जो प्लेट्स दी हुई हैं कोकोस प्लेट है, नाजका प्लेट है, जुआन डी फुका प्लेट है और स्कोटिया प्लेट है। आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 1 2 3 4, 3 2 1 4, 3 1 2 4, 4 3 2 1। तो आपका जो सही क्रम है वो है आपका 3, मतलब कि सबसे जो आपका उत्तर में है वो आपकी जुआन डी फुका प्लेट है, उसके बाद आपकी कोकोस प्लेट है, उसके बाद नाजका प्लेट है और उसके बाद स्कोटिया प्लेट है। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो आपकी जो जुआन डी फुका प्लेट है ये है आपकी दी हुई है, ठीक है, कोकोस प्लेट ये दी हुई है, नाजका प्लेट ये है और स्कोटिया प्लेट ये है, ठीक। तो आप ये सीक्वेंस से आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपको मैच करना है जो भी लिस्ट दिए हुए हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ भूदृश्य दिए हुए हैं मतलब लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपका किस वजह से बने हुए हैं, कौन सा प्राकृतिक कारक है, नेचुरल एजेंट है, वो दिए हुए हैं। तो आपका जो पहला दिया हुआ है कि जलगर्तिका, तो जलगर्तिका मतलब पॉट होल्स किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो पॉट होल्स आपका किससे संबंधित है? नदी से संबंधित है। दूसरा है पेडरनास्टर झील, वो आपकी किससे संबंधित है? वो हिमनद से संबंधित है मतलब ग्लेशियर से। बरखान आपकी किससे है? वायु से है, तो आप वायु से लगा देंगे। केम आपका परिहिमानी से, आप उसको परिहिमानी से लगा देंगे, ठीक है। तो आप आसानी से ये उत्तर आपका चयन कर लेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया 48 नंबर की किस प्रकार के अंतर्जात बलों में कार्यकारी बल पृथ्वी की त्रिज्या के सहारे भूकेंद्र से भू सतह तक कार्यरत रहता है? इन विच टाइप ऑफ इंडोजेनेटिक फोर्सेस द एक्टिंग फोर्स इज वर्किंग अलोंग द अर्थ्स रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू अर्थ सरफेस? ऑप्शन दिए भूकंपीय बल, अर्थक्वेक फोर्सेस, ज्वालामुखी बल, वोल्केनिक फोर्सेस, महादेशजनक बल, इपीरियोजेनेटिक फोर्सेस और पर्वत निर्माणकारी बल
ओरोजेनेटिक फोर्सेस। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका इपीरियोजेनेटिक फोर्सेस या महादेशजनक बल। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपर्दन कार्य का प्रतिफल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ इरोजनल वर्क? ऑप्शन दिए हुए अरेत, ज्यूगन, एस्कर और जलकुंड या प्लंज पूल जिसे कहते हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एस्कर। अगला जो प्रश्न पूछा गया 50 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यांतरिक संरचना नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव स्ट्रक्चर? ऑप्शन दिए हुए हैं सिल, लोकोलिथ, ज्वालामुखी प्लग मतलब वोल्केनिक प्लग और डाइक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ज्वालामुखी प्लग। 51 नंबर प्रश्न आपसे फिर कथन और कारण वाला पूछा गया है। कथन है कि अधिक ऊंचाई होने पर तापीय व्युत्क्रमण लंबे समय तक बना रहता है। द टेम्परेचर इन्वर्जन एट ए ग्रेटर हाइट स्टे फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। कारण दिया हुआ है कि पृथ्वी सतह के समीप वाली वायु पर पार्थिव विकिरण का प्रभाव ज्यादा तथा जल्दी होता है। द इफेक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज मोर एंड क्विक ऑन एयर क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो आपके जो दोनों कथन हैं वो सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वायु के अवतरण वाले क्षेत्र में आकाश स्वच्छ एवं मेघरहित क्यों रहते हैं? वाई स्काई इज क्लियर एंड क्लाउडलेस इन द एरियाज ऑफ डिसेंडिंग एयर? ऑप्शन दिए हुए हैं अपर्याप्त आर्द्रता की वजह से मतलब लैक ऑफ ह्यूमिडिटी। दूसरा है संघनन हेतु आवश्यक दशाएं उपयुक्त नहीं होने की वजह से, कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर द कंडेंसेशन। तीसरा है आर्द्रताग्राही नाभिकों की कमी की वजह से, लैक ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। और चौथा है वाष्पीकरण की दरें कम होने की वजह से, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि संघनन हेतु आवश्यक दशाएं उपलब्ध न होने की वजह से जो वायु के अवतलन क्षेत्र होते हैं वहां पर आकाश स्वच्छ और मेघरहित होते हैं। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फेरल कोशिका में धरातलीय पवने हैं। द सरफेस विंड इन फेरल सेल्स आर। ऑप्शन दिए हुए हैं कि व्यापारिक पवने मतलब ट्रेड विंड्स, दूसरा है पछुआ पवने वेस्टर्लीज, तीसरा है ध्रुवीय पवने पोलर विंड्स, चौथा है भू विक्षेपी बल जियोस्ट्रोफिक विंड्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आपका पछुआ पवने। तो आप बताइए कि हैली सेल में कौन कौन सी पवन होती है? 54 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी प्रदेश नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मानसूनन या मानसून रीजन? ऑप्शन दिए दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र प्रदेश, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन, दूसरा है गिनी तटीय प्रदेश गिनी कोस्ट रीजन, तीसरा है पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश मतलब कि वेस्टर्न यूरोपियन रीजन, चौथा है उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रदेश नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो आपका जो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश है वो अपने आप में खुद में एक जो है क्या है क्लाइमेटिक जोन है, तो वो मानसून रीजन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक तरफ आपका कोपेन के संकेत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वो कौन सी जलवायु को रिप्रेजेंट करते हैं वो दिए हुए हैं। तो AW किसको रिप्रेजेंट करता है? AW रिप्रेजेंट करता है आपका सवाना प्रकार की जलवायु को। CW जो है वो आपका चीन प्रकार की जलवायु को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो CF है वो आपका पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को रिप्रेजेंट करता है और CS आपका भूमध्य सागरीय जलवायु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब कि आपका मेडिटेरियन टाइप के रीजन को। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणात्मक उपागम की एक मान्यता नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच? ऑप्शन दिए हुए हैं आर्थिक मनुष्य इकोनॉमिक मैन, दूसरा है मानवीय मूल्य ह्यूमन वैल्यूज, तीसरा है समरूप प्रदेश आइसोट्रोपिक सरफेस, चौथा है आर्थिक समझ इकोनॉमिक रेशनैलिटी। तो आपका जो क्वांटिटेटिव अप्रोच का एजम्पशन नहीं है वो है आपका मानवीय मूल्य।
57 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मूल्य स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ शोध का मूल ध्येय है। वैल्यू फ्री ऑब्जेक्टिव रिसर्च इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रायिकतावाद मतलब प्रोबेबिलिज्म, दूसरा है मानववाद ह्यूमनिज्म, तीसरा है उग्र सुधारवाद रेडिकलिज्म और चौथा है प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चौथा पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद। आपसे पूछा गया है 58 नंबर प्रश्न कि उग्र सुधारवाद से संबंधित शोध पत्रिका एंटीपोड की शुरुआत हुई थी। द जर्नल एंटीपोड रिलेटेड टू रेडिकल ज्योग्राफी वाज स्टार्टेड फ्रॉम। ऑप्शन दिए हुए हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, वाशिंगटन विश्वविद्यालय से, क्लार्क विश्वविद्यालय से या शिकागो विश्वविद्यालय से। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है क्लार्क विश्वविद्यालय से। 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लिंग भेद से संबंधित सैद्धांतिक चिंतन ने चिंतन फलक की नींव रखी। द कॉन्सेप्चुअल थॉट रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फाउंडेड इन द पैराडाइम ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं यथार्थवाद मतलब रियलिज्म, दूसरा है आदर्शवाद आइडियलिज्म, तीसरा है अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशनलिज्म और चौथा है आपका नारीवाद फेमिनिज्म। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नारीवाद या फेमिनिज्म है। 60 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक तरफ आपके जो है प्रोपोनेंट्स दिए हुए हैं मतलब विचारक दिए हुए हैं तथा उनके संबंधित कार्य कौन से हैं वो दिए हुए हैं। तो पीटर गुएल्ड किससे संबंधित थे वो आपको देखना है। तो पीटर गुएल्ड जो आपके संबंधित थे वो आपके मानसिक मानचित्र से या मेंटल मैप से संबंधित थे। उसके बाद एच साइमन जो है वो आपके संबंधित थे संतुष्टि मॉडल से मतलब कि सेटिस्फायर मॉडल से। उसके बाद एलन फ्रेड जो थे वो आपके संबंधित थे किससे व्यवहारवादी मैट्रिक्स से बिहेवियरल मैट्रिक्स से। जे वुल्पर्ट जो थे वो आपके संबंधित थे स्थानिक परिप्रेक्ष्य में निर्णय प्रक्रिया से मतलब कि द डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा 2 3 4 1। 61 नंबर आप प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कनाडा की अधिकांश झीलों की उत्पत्ति का संबंध है। द ऑरिजिन ऑफ मैक्सिमम लेक्स ऑफ कनाडा इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दिए हुए हैं हिमनदीय प्रक्रम ग्लेशियर प्रोसेस, दूसरा है वायु अपर्दन विंड इरोजन, तीसरा है ज्वालामुखी क्रिया वोल्केनिक एक्शन, चौथा है भ्रंशन मतलब फॉल्टिंग। तो आपका जो मैक्सिमम जो लेक्स बनी है कनाडा में वो हिमनदी प्रक्रम से बनी हुई है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि गुयाट है गुयाट इज ए। ऑप्शन दिए हुए समथल शिखर अंतः सागरीय पर्वत ए फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, दूसरा है ज्वालामुखी द्वीप ए वोल्केनिक आइसलैंड, तीसरा है आपका सोपानी महाद्वीपीय मग्नतट टेरेस्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, चौथा है गोलाकार प्रवाल द्वीप राउंडेड कोरल आइसलैंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला समतल शिखर अंतःसागरीय पर्वत। उसके बाद आपका 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ी के पार्श्व ढाल का तत्व है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ लेटरल हिल स्लोप। ऑप्शन दिए हुए हैं अरेत मुक्त पृष्ठ मतलब फ्री फेस, जल विभाजक वाटरशेड और निक पॉइंट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मुक्त पृष्ठ। 64 नंबर प्रश्न आपसे कथन और कारण वाला पूछा गया है। कथन दिया हुआ कि पृथ्वी के अंतरतम क्षेत्र का केंद्रीय भाग भारी धातुओं से बना हुआ है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर इज फॉर्म्ड बाई हैवी मेटल्स। कारण दिया हुआ है कि भारी धातु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं। हैवी मेटल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं और कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी भ्रंश का उन्नमन कोण ज्ञात किया जाता है। द एंगल ऑफ हेड इज ए फॉल्ट इज मेजर्ड एज। ऑप्शन दिए 90 डिग्री प्लस डिप, 90 डिग्री माइनस डिप, डिप इंटू 2, डिप माइनस 90। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 90 डिग्री माइनस डिप।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रचलित पवनों के प्रभाव में प्रवाहित महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। करंट्स फ्लोइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स आर नोन एज। ऑप्शन दिए हुए हैं धारा मतलब करंट, दूसरा है तरंग मतलब वेव्स, तीसरा है विशाल धारा मतलब स्ट्रीम, चौथा है प्रवाह या ड्रिफ्ट। तो आपका जो कहलाता है वो कहलाता है आपका ड्रिफ्ट या प्रवाह। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है। डेविडसन करंट इज ए कोस्टल काउंटर करंट ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, दूसरा आपका दिया हुआ है दक्षिणी प्रशांत महासागर, साउथ पैसिफिक ओशियन, तीसरा है अंध महासागर अटलांटिक ओशियन, चौथा है हिंद महासागर इंडियन ओशियन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उत्तरी प्रशांत महासागर में डेविडसन करंट प्रवाहित होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि अधिकतम लवणता पेटी हैलोक्लाइन जोन की औसत गहराई क्या है। व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ हैलोक्लाइन जोन। ऑप्शन दिए हुए 0 से 500 मीटर, 300 से 1000 मीटर, 700 से 1500 मीटर, 1000 से 1500 मीटर। तो आपका जो सही उत्तर आप जानते हैं कि 300 से 1000 मीटर तक होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तली में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित हैं। विच टाइप ऑफ ओशियानिक डिपॉजिट्स कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ओशियन बॉटम। ऑप्शन दिए हुए हैं जैविक निक्षेप, ऑर्गेनिक डिपॉजिट, टेरोजेनियस डिपॉजिट मतलब स्थलजात निक्षेप, तीसरा है ज्वालामुखी निक्षेप वोल्केनिक डिपॉजिट्स, और चौथा है उल्का निक्षेप मेटियोरिक डिपॉजिट्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जैविक निक्षेप। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक बायोम प्रथम क्रम के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बायोम्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ऑप्शन दिए हुए हैं उष्णकटिबंधीय बायोम या ट्रॉपिकल बायोम जिसे कहते हैं, दूसरा है भूमध्य सागरीय बायोम मेडिटेरियन बायोम, तीसरा है शीतोष्णकटिबंधीय बायोम टेम्परेट बायोम, और चौथा है टुंड्रा बायोम। ठीक है, तो आपसे पूछा गया पहले क्रम के कौन से बायोम हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1 2 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका 1 3 4। ठीक है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय बायोम, उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय बायोम और टुंड्रा बायोम ये प्रथम क्रम के बायोम हैं। 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच करेक्टली। ऑप्शन दिए हुए एक तरफ आपके भूगोलवेत्ताओं के नाम दिए हुए तथा दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई किताबों के नाम दिए हुए हैं। तो आरजे जॉनस्टन के सामने दिया हुआ है मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी। तो आरजे जॉनस्टन ने मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी किताब नहीं लिखी है। कौन सी किताब लिखी है आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। बहुत फेमस किताब है, आप जानते होंगे, तो आप मुझे पोस्ट करिएगा। पी जेम्स ने ऑल पॉसिबल वर्ल्ड किताब लिखी है। स्पेंसर एंड थॉमस ने इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी लिखी है, और आर.एम. मिंसुल ने रीजनल ज्योग्राफी थियरी एंड प्रैक्टिस लिखी है। ठीक है, तो पहला को छोड़ के बी सी डी करेक्टली मैच्ड है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना तथा सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ विचारधाराएं दी हुई तथा दूसरी तरफ जलवायु प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो हाँ, जो जलवायु प्रकार ये हिंदी में आपका गलत दिया हुआ है, इंग्लिश वर्जन इसीलिए पढ़ना जरूरी है। तो इस तरफ जो है दिया हुआ है प्रोपोनेंट्स। तो आइडियोलॉजी एक तरफ लिस्ट 1 में है तथा दूसरी तरफ जो लिस्ट 2 है उसमें प्रोपोनेंट्स दिए हुए हैं। आपका जो पहला है कि प्रत्यक्षवाद मतलब पॉजिटिविज्म किसके द्वारा जुड़ा हुआ है। तो प्रत्यक्षवाद जो है आपका किससे है, वो आपको सोचना है कि किसके द्वारा है। ठीक है, तो आप उसको सोचिएगा। दूसरा आपका जो है प्रायिकतावाद दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रायिकतावाद आपका किससे है, वो आपका मतलब कि प्रोबेबिलिज्म। तो अब आप सोचिएगा। तीसरा है रुको और जाओ निश्चयवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। चौथा है जलवायु निश्चयवाद क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म। तो आप देखिए सिंपली सी बात है कि रुको और जाओ नियतिवाद आपको मालूम है किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। तो आप तीसरे का देख लीजिए चौथा कहाँ पे है। तो तीसरे का चौथा यहाँ पे मिल रहा है
और उसके बाद प्रायिकतावाद मतलब कि OH के स्प्लिट है ना, उसके तो आप उसको मिला देंगे। इसी तरह से जलवायु निश्चयवाद वो आपका जो है हंटिंगटन का है। तो यहाँ पे जो प्रत्यक्षवाद है वो तुआन का दिया हुआ है, जो कि सरासर गलत है। तुआन जो है मानववादी भूगोलवेत्ता थे, तो वो आपका जो है करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये तीन आपके मैच हो रहे हैं तो आप आसानी से इस आंसर को लगा देंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 73 नंबर कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया था? Who among the following first tried to construct a world map on a scale? ऑप्शन दिए हुए हैं होमर, एनेक्जीमेंडर, हिप्पार्कस और टालमी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एनेक्जीमेंडर। ओके। अब आपका 74 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जर्मन शब्द लैंडसॉफ्ट की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या की। द जर्मन वर्ड लैंडसॉफ्ट was described in detail in English language by। ऑप्शन दिए हुए हैं हार्टसोन, हंटिंगटन, कार्ल सावर और डी हार्वे। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कार्ल सावर। 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम जनगणना 1872 पर आधारित भौगोलिक लेख किसने प्रकाशित किया? Who published a geographical article based on India's first population census 1872? ऑप्शन दिए हुए हैं रेडजल, विडाल डी लाब्लास, एलन चर्चिल सैम्पल और रिचर्ड पीट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है विडाल डी लाब्लास। अब आप बताइए कि जो भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी वो किस गवर्नर के शासनकाल में हुई थी? और इसी तरह से दूसरा आप बताइएगा कि भारत की जो प्रथम 10 की जनगणना सिस्टमेटिकली जो आरंभ हुई वो किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुई? अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई जिस पर सौर स्थिरांक की गणना की जाती है। हाइट ऑफ अर्थ्स इफेक्टिव एटमॉस्फेयर एट विच सोलर कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड। ऑप्शन दिए हुए हैं 180 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 480 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 480 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विषम मंडल में आयनित गैसों की परतों का नीचे से ऊपर सही क्रम है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ एटॉमिक गैसेज इन हेट्रोस्फेयर इज। ऑप्शन दिए हुए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कि जो बॉटम से टॉप की ओर है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ध्रुवीय ज्योति से संबंधित है। अरोरा इज रिलेटेड विद। ऑप्शन दिए हुए हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर, आयन मंडल, आयनोस्फेयर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आप जानते होंगे आयन मंडल। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उसमें आपका कथन और कारण दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में ITCZ का विस्थापन भूमि सतह पर सागर की अपेक्षा अधिक होता है। तो ITCZ क्या होता है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ठीक है, तो द शिफ्ट ऑफ ITCZ इज ग्रेटर ओवर द लैंड सरफेस देन ओवर द सी इन नदर्न हेमिस्फीयर। कारण दिया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में सागरीय क्षेत्र भू सतह की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। इन समर सीजन द सी एरियाज आर मोर हीटेड देन द लैंड सरफेस। तो आपका क्या है कि पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। अगला 80 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक तरफ नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ कि उनके द्वारा जो वैल्यू ऑफ एल्बिडो है वो क्या दी हुई है वो आपको पूछा गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ट्रिवार्था ने जो पृथ्वी की जो औसत जो आपकी एल्बिडो की मात्रा है वो कितनी बताई है, तो ट्रिवार्था महोदय ने जो बताई है वो बताई है 34। इसी तरह से मोलेर महोदय ने आपकी जो बताई है वो 35 बताई है। क्रिचफील्ड ने जो बताई है वो 30 बताई है। स्ट्रॉलर ने जो बताई है वो आपकी 32 बताई है। तो आप इसको आसानी से 1 2 3 4 करके लगा दीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संगठन का स्वरूप नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन दिए हुए हैं सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, समिति, कमेटी, संस्था, इंस्टीट्यूशन, मानव, ह्यूमन। तो सामाजिक संगठन का जो रूप नहीं है वो आपका है ह्यूमन। अगला प्रश्न 82 नंबर पूछा गया है कि विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विच वन इज द थर्ड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन दिए हुए मंदारिन, हिंदी, अंग्रेजी और आपकी फ्रेंच। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हिंदी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सांस्कृतिक समानता के आधार पर सांस्कृतिक क्षेत्रों का आरोही क्रम है। ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल सिमिलैरिटीज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कल्चरल एरियाज इज। ऑप्शन दिए हुए हैं कल्चरल रीजन, कल्चरल वर्ल्ड, कल्चरल रिल्म। मतलब सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक मंडल और सांस्कृतिक परिमंडल। तो ये आप तीनों और चारों ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से और उसके बाद आप उत्तर बताइए कि कौन सा हो सकता है। तो जो सही उत्तर है आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग एरिया सीक्वेंस में वो है सबसे पहले आपका सांस्कृतिक प्रदेश आता है, उसके बाद सांस्कृतिक परिमंडल आता है, उसके बाद सांस्कृतिक मंडल आता है मतलब कल्चरल रीजन, कल्चरल रियल्म और उसके बाद आपका जो है कल्चरल वर्ल्ड आता है। ओके, तो आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 84 नंबर कि अरब सांस्कृतिक परिमंडल किस धर्म या धर्मों का जन्म स्थल है? द अरब कल्चरल रियल्म इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच रिलीजन्स? ऑप्शन दिए हुए हैं माओ, क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई, इस्लाम, ईसाई और इस्लाम दोनों, बोथ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ईसाई और इस्लाम दोनों। 85 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किसने जनजातीय अधिवासियों को जंगली क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यानों की भांति स्थापित करने की बात कही? Who advocated about the establishment of tribal settlements, a sort of national parks in the wild areas? ऑप्शन दिए हुए एल्विन, घुर्रे, नेहरू, बेतल। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका बी एल्विन। 86 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय क्षेत्र की चारित्रिक विशेषताएं हैं? एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्बन एरिया? ऑप्शन दिए हुए हैं जनसंख्या 5000 व्यक्ति या इससे अधिक, पॉपुलेशन 5000 पर्सन्स और मोर देन दिस। दूसरा है कम से कम 75% पुरुष श्रम जनसंख्या आकर्षित कार्य में कार्यरत, at least 75% male working population engaged in non-agricultural activities। तीसरा है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और मोर देन दिस। चौथा है किसी भी स्थान जिसके पास नगरपालिका, निगम, छावनी, पर्यटन कार्यालय अथवा अधिसूचित कस्बा हो। एनी प्लेस विद म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट, टूरिज्म ऑफिस और नोटिफाइड टाउन एरिया। अब आपका कोड दिया हुआ कि कौन सा सही है? 1 2 3 4, 1 2 4, 3 2 4, 1 2 3। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1 2 3। मतलब 500 व्यक्ति या उससे अधिक हो, कम से कम 75% पुरुष श्रम जनसंख्या आकर्षित कार्य में संलग्न हो, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे भी अधिक हो। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का प्रथम मेट्रोपोलिस था। द फर्स्ट मेट्रोपोलिस ऑफ द वर्ल्ड वाज। ऑप्शन दिए हुए हैं पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को। तो आपका जो सही सब है वो आपका है लंदन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लुई ममफोर्ड के अनुसार किसी नगर की अधिकतम वृद्धि की अवस्था जिसमें अवसान के भी संकेत दिखाई देते हैं। According to Louis Mumford, the stage of highest growth of town in which sign of decline are also visible। ऑप्शन दिए हुए मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। तो मेगालोपोलिस अधिकतम वृद्धि की अवस्था होती है और इसी में नगर के अवसान के संकेत भी मिलते हैं। 89 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक 10 लाखी नगर हैं? As per the census 2011,
द स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इज। ऑप्शन दिए महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, तमिलनाडु। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है केरला। आप बताइए कितने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 90 नंबर की, क्रिस्टॉलर के कार्य दक्षिणी जर्मनी के केंद्र स्थल का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? Who translated the Christoller's work Central Places in Southern Germany in English? ऑप्शन दिए हैं बास्किन, हैगेट, बोमैन और हैगस्ट्रैंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका बास्किन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 91 नंबर, उसमें दिया हुआ कि आपको मैच करना है, लिस्ट को मैच करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका दिया हुआ है कि औपचारिक प्रदेश। अब औपचारिक प्रदेश क्या है वो आपको देखना है, सामने जो विकल्प दिए हुए हैं। तो औपचारिक प्रदेश आपका लोक ज्ञान के आधार पर पहचान करते हैं। संस्थापित जो प्रदेश है उसकी पहचान विशिष्ट उद्देश्यों, परिघटनाओं पर आधारित होता है। इसी तरह से आपका जो नियोजन प्रदेश है वो आपका जो है क्या है, वो आपका क्षेत्र जिस पर आर्थिक निर्णयों का क्रियान्वयन हो उस पर आधारित होता है। इसी तरह से आपका जो परिनगर प्रदेश है वो आपका नगर के चारों ओर का प्रभाव क्षेत्र होता है। तो आप आसानी से मिला सकते हैं कि फॉर्मल रीजन इज एसोसिएटेड विद रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोल्क नॉलेज, फंक्शनल रीजन इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड फिनोमिना, और प्लानिंग रीजन जो आपका है वो आपका एरिया ऑन विच इकोनॉमिक डिसीजंस आर अप्लाइड, और अनलैंड रीजन आपको मालूम है कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड ए सिटी। अब उसके बाद आपसे 92 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रादेशिक नियोजन एवं विकास में संतुलित वृद्धि उपागम के प्रवर्तक कौन थे? Who has advocated balanced growth approach in regional planning and development? ऑप्शन दिए हुए हैं आर नर्क्स, मिर्डल और हार्समैन, जे आर हिक्स और जे फ्रीडमैन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका आर नर्क्स। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने विकास का गैर स्थानिक मॉडल दिया? Who among the following gave a non-spatial model of development? ऑप्शन दिए हुए हैं मिडल, फ्रीडमैन, पेरॉक्स और रोस्टो। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रोस्टो। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 94 नंबर कि आरपी मिश्रा के अनुसार भारत के संदर्भ में 5 स्तरीय वृद्धि ध्रुव पदानुक्रम के स्तरों का क्रम है। अकॉर्डिंग टू आरपी मिश्रा, इन रेफरेंस टू इंडिया द सीक्वेंस ऑफ 5 टायर ग्रोथ पोल हायरार्की इज। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। तो जो सही सीक्वेंस है वो है आपका केंद्रीय गांव, सेवा केंद्र, वृद्धि बिंदु, वृद्धि केंद्र और वृद्धि ध्रुव। मतलब सेंटर विलेज, सर्विस सेंटर, ग्रोथ पॉइंट, ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ पोल। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 95 नंबर कि किस विद्वान ने भारत को 3 वृहद और 22 उप प्रदेशों में बांटा है? Who divided India into 3 large regions and 22 sub-regions? ऑप्शन दिए हैं OHK स्पेट, बेकर, डडले स्टाम्प और हर्बर्टसन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डडले स्टाम्प। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 96 नंबर कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है। द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द टाइडल एनर्जी इन इंडिया इज। ऑप्शन दिए हैं गल्फ ऑफ खंभात, मतलब खंभात की खाड़ी, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, गंगा नदी का मुख, माउथ ऑफ रिवर गंगा, चिल्का झील क्षेत्र, चिल्का लेक रीजन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका खंभात की खाड़ी। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया 97 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंशित या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्ट स्लैश ब्लॉक माउंटेन? ऑप्शन दिए हुए हैं नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा और सह्याद्री। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सतपुड़ा। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत का ज्वालामुखी द्वीप है द वोल्केनिक आइसलैंड ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन दिए हुए रामेश्वरम, नारकोंडम, पाम्बन और न्यूमूर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नारकोंडम। और इस वीडियो का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है और इस पेपर का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं?
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर adopted in India to control desertification? ऑप्शन दिए हुए हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ ड्यून्स मतलब बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण, दूसरा है मरुस्थलीय प्रदेशों के परिधीय भागों में निश्चित प्रारूपों में वृक्षारोपण, एफॉरेस्टेशन इन सेट पैटर्न इन द पेरिफेरल एरियाज ऑफ डेजर्ट रीजन्स, तीसरा है कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन। ऑप्शन दिए हुए कि कौन सा आपका सही है, 1, 2, 3 सही है, 1 और 2 सही है, या फिर आपका 2 और 3 सही है, या फिर आपका 1 और 3 सही। तो आपका जो सही है वो आपका 1 और 2 नंबर सही है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ ड्यून्स मतलब बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण करना होता है भारत में, और एफॉरेस्टेशन मतलब कि जो है वृक्षारोपण करना। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके लिए विवाह प्रवास का सर्वप्रमुख कारण है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया? ऑप्शन दिए हुए हैं ग्राम से नगर प्रवास रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, दूसरा है रूरल टू रूरल माइग्रेशन ग्राम से ग्राम प्रवास, तीसरा है नगर से ग्राम प्रवास अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, चौथा है नगर से नगर प्रवास अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। तो जो मुख्य कारण है वो आपका है ग्राम से ग्राम प्रवास। तो उम्मीद है कि ये जो आपके 70 प्रश्न इस वीडियो में बताए गए ये आपके लिए आगामी जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की परीक्षाएं होने वाली हैं या फिर यूपीएचईएससी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए, या फिर आपकी पीजीटी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए, और साथ साथ में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए ये प्रश्न पत्र उपयोगी है। तो उम्मीद है कि जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे, साथ में इन प्रश्नों को आप सही से देखेंगे और आगामी परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।